नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज ले रहे हैं जो कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चौथा लेसन है और इसमें हम 2011 और 2012 के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न है, भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ठीक है, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी के इतिहास की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की बात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहां पर चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को देखिए कि कौन सा कथन बेहतर ढंग से व्याख्या करता है इस बात की। तो दोस्तों मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, 2 सेकंड के लिए मैं पॉज ले रहा हूं, तब तक आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चारों कथन पढ़ लिए होंगे और अब मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। कैसे? दोनों देखिए दोस्तों, पहले ए नंबर जो व्याख्या है, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि अशोक के समय में भी, है ना, अशोक के समय में भी भारत की ओर से विदेशों में बौद्ध प्रचारकों को भेजा गया था, है ना। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था। तो ये देख सकते हैं, श्रीलंका में भेजा था और आसपास के देशों में भेजा था। तो ये तय है कि उस वक्त अच्छी खासी पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। आगे जब हम चोल काल की बात करते हैं, चोल राजाओं के इतिहास की बात करते हैं जो कि दक्षिण भारत के थे, तो उस समय तो चोल राजाओं ने आसपास के बहुत से क्षेत्रों को जीता था। इंडोनेशिया तक उन्होंने हमले किए थे, है ना। तो ये बात तो साबित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो बी नंबर जो कथन है, इसमें देखिए, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। तो ये बात भी हमने कर ही ली है ना, कि बौद्ध भिक्षुओं को भी भेजा गया था धर्म के प्रचार के लिए। और राजेंद्र चोल ने, मैंने पिछले लेसन में बात की थी कि राजेंद्र चोल ने व्यापारियों को जो अड़चने आ रही थी इंडोनेशिया के शैलेंद्र साम्राज्य की ओर से, तो उन व्यापारियों की अड़चने दूर करने के लिए इंडोनेशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के ऊपर हमला किया गया था राजेंद्र चोल की ओर से। ठीक है, तो वो जो हमला था वो एक नौसैनिक हमला ही था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जरिए किस तरह से भारत के अलग अलग शासकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था समय समय पर। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास इन दो कथनों से अच्छी तरीके से हमें पता चलता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, तो इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। ये कोई मानसूनी पवनों वाली ये कोई व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? अब दोस्तों ये प्रश्न काफी उलझा हुआ है। दरअसल मैंने इसके आंसर बहुत सारी जगह पर देखे हैं। ठीक है, हर जगह पर इसका अलग अलग मुझे आंसर मिला है। ठीक है, मैंने कम से कम भी 6 स्थानों पर इसका आंसर देखा है। ठीक है, तो दोस्तों 6 में से मैं आपको बता रहा हूं, 6 में से 2 तो मुझे आंसर मिले हैं ये ए के सार्वभौमिक विधान से हुआ है सृष्टि की रचना और पालन पोषण। एक जगह पर मुझे मिला है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, और 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ये मुझे डी आंसर मिला है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसका आंसर डी सही मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डी सबसे ज्यादा जगह पर मिला है। लेकिन असल में दोस्तों आपको इस प्रश्न की जो व्याख्या है ना, उसे आपको ढंग से सुनना है। ठीक है, दरअसल क्या है कि जो जैन दर्शन है, जैन जो मत है, वो ये बिल्कुल नहीं मानता कि सृष्टि की किसी ने रचना की है या सृष्टि का कोई संरक्षक है। ठीक है, यानी कि जैन मत के अनुसार ना तो कोई सृष्टि का सृजन करता है, ना ही कोई सृष्टि का कोई संरक्षक है। सृष्टि अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रही है। ठीक है, एक सार्वभौमिक आत्मा के जरिए सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, सृष्टि चल रही है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसकी व्याख्या। ठीक है, तो किसी भी सृजनकर्ता या किसी भी संरक्षक को नहीं मानता है जैन दर्शन। तो इसका आंसर डी है दोस्तों। बाकी आपको जो बेहतर लगता हो वो आप बता दीजिए। मुख्य बात जो है वो इस प्रश्न की व्याख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये दो कथन दोस्तों यहां पर दिए गए हैं और इन दोनों कथनों पर विचार करते हुए आपको यह देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ये सी थोड़ा सा छुपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अभी तक ऊपर वाले दोनों कथन पढ़ लिए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, और आपने अपना आंसर भी देख लिया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों, सी इसका आंसर है। ठीक है, तो कथनों पर हमको विचार करना है कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला जो कथन है देखिए, ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो निश्चित सी बात है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें धार्मिक तत्व तो मिलते हैं। ठीक है, हालांकि बड़े बड़े मंदिरों के कोई ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन एक पुरोहित की मूर्ति मिली है या कुछ हद तक वहां पे शिवलिंग जैसी आकृतियां मिली हैं। तो धार्मिक तत्व तो था। ठीक है, मातृ देवी की पूजा की भी बात वहां पर है। तो ऐसा लगता है कि मातृ देवी या मातृ तत्व प्रधान था, प्रकृति को प्रधानता देते थे। ठीक है, तो धार्मिक तत्व था लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था, ये बात सही है। दूसरी बात, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बात दोस्तों सही है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि उस काल में दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो व्यापार वाणिज्य ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा उन्नत थी, है ना। जो आसपास की जो सभ्यताएं थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार लगातार चलता रहता था। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है कि जो सूती वस्त्र हैं, सूती वस्त्र के जो प्रमाण हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, और खास तौर पर मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, सूती वस्त्र के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, और कपास की खेती के जो प्रमाण है वो हमें मेहरगढ़ साइड से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है इस वक्त। ठीक है, इवन मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो दोनों कथन दोस्तों सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहां पर अगेन एक बार फिर से आपके सामने दो कथन हैं, इन दोनों कथनों को आपने पढ़ना है। तो पहली बात, आप कथन देखिए और उसमें से वही बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कथन देखिए कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, अब ये पहला कथन हो गया। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो सकता है, आप सोचिए। आप पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना आंसर देख लिया होगा, अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। दोस्तों इसका आंसर है सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 जो दोनों कथन है, दोनों कथन ही सही हैं इस संदर्भ में। अब दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि धर्म के बारे में जो यहां पर कथन कहा गया है वो सही है, बिल्कुल, है ना। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो बिल्कुल दोस्तों धर्म कर्तव्य ही तो है। अगर धर्म को हम ब्रॉड एंगल से देखें, है ना, तो यही तो है। धर्म का मतलब हमारे कर्तव्य ही तो है। हमारे कर्तव्य हमारे खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, है ना, हमारे समाज के प्रति, यही तो हमारा धर्म है असल में, है ना। जो दूसरे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम चीजें, ये तो पंथ हैं, संप्रदाय हैं। ठीक है, तो धर्म जो है, जो धर्म की जो आप पूरी व्याख्या, धर्म का पूरा अर्थ निकालेंगे तो धर्म तो हमारे कर्तव्य हैं मानव मात्र के प्रति। एक मनुष्य होते हुए हमारे जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों ये जो ऋत के बारे में बात कही गई है ये भी बिल्कुल सही है कि ऋत जो था वो मूलभूत नैतिक विधान माना गया है। ठीक है, और जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, तो आपको यहां से दोस्तों इस कथन से ऋत की परिभाषा भी एक प्रकार से पता चल गई है। अब दोस्तों एक खास बात और है कि ऋत का संरक्षक किसे माना गया है। ये अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि ऋत का संरक्षक कौन है, ठीक है, किस देवता को माना गया है, तो दोस्तों जो आपने वरुण देव के बारे में सुना होगा, है ना, वैदिक देवता है वरुण देव। ठीक है, तो जो वरुण देव हैं, वरुण देव को दरअसल ऋत के संरक्षक के तौर पर माना जाता है। ठीक है,
एक तो जो वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार वरुण देव ऋत को मतलब निर्धारित करते हैं या ऋत को कंट्रोल करते हैं, और ऋत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका दोस्तों आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। थोड़ा मुश्किल सवाल है ये एक प्रकार से, मुझे भी इसका आंसर नहीं आता था, लेकिन यहां पर देखकर मुझे पता चला है। ठीक है, तो ये सवाल है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपके सामने दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन से कथन सही हैं प्राचीन काल की भारत की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में, आपने यहां पर देखना है। तो 4 कथन हैं और आप यहां पर स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसका सही जो आंसर है वो है सी, 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये जो तीनों जो कथन हैं ये तीनों सही हैं कि प्राचीन भारत में प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो देखिए दोस्तों, भारत की वैज्ञानिक प्रगति किस स्तर पर थी उस वक्त, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी है ना, फर्स्ट सेंचुरी एडी जो थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी सन, उस दौरान ही भारत में शल्य औजारों का अच्छा खासा उपयोग था। इवन यहां पर लिखा हुआ है कि उपयोग आम था, तो बहुत ही प्रगति पे था भारत का चिकित्सा विज्ञान जो है ना। आगे भारत की गणित तो दोस्तों मशहूर रही है ना। ये बात है कि 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, एक ही कथन सही है, कोण के ज्या का सिद्धांत 5वीं शती ईस्वी यानी कि 5th सेंचुरी एडी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। तो दोस्तों ये तीनों कथन सही हैं। ये 2 नंबर वाला जो कथन है ना, ये गलत है कि 3री शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तो ये कोई प्रत्यारोपण वगैरह शुरू नहीं हुआ था दोस्तों, ये काफी आगे जाकर कहा जाता है कि गुप्त काल में, गुप्त काल के भी आखिर में, ठीक है, तब जाकर ऐसा प्रत्यारोपण वगैरह शुरू हुआ था। तो गुप्त काल के आखिर में ये शुरू हुआ था, लेकिन 3री सदी वाली जो बात है ये गलत है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो यहां पर हो गया 3, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो दोस्तों यहां पर भी आपको कथन ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको कथन है आपको देखने हैं कि भैया कौन से कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, कौन सी चीजें दोनों में समान रूप से विद्यमान थी। तो पहली देखिए, तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, इन तप और भोग की अति के बारे में जो बात कहना, ठीक है, क्या ये दोनों में थी। आगे, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, क्या ये दोनों में थी। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, क्या ये दोनों में थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, 2 और 3। तो जो 2 और 3 है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। बौद्ध धर्म भी वेदों को एक प्रकार से रिजेक्ट करता था। ठीक है, वेदों के प्रति कोई आस्था व्यक्त नहीं करता था। इवन जैन धर्म भी वेदों के प्रति कोई आस्था प्रकट नहीं करता था, और ये कर्म कांडों का भी बहुत ज्यादा विरोध करते थे। ठीक है, दोनों ही धर्म। तो ये दोनों जो बातें हैं ये तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो कॉमन बातें तो यही है। लेकिन ये तप और भोग की अति का परिहार ये कॉमन नहीं है। दरअसल जो जैन धर्म था दोस्तों, वो तो अति की बात करता था। जैसे महावीर स्वामी जो थे वो तो तप की अति की बात करते थे, है ना। वो खुद बहुत ज्यादा उन्होंने तप किया था, है ना। हमने देखा था कि 12 साल बाद उनको कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल लगातार तपस्या की थी, बहुत कठोर तपस्या की थी। तो कई तरह की अति की बात करते हैं जैन धर्म के अंदर, लेकिन बौद्ध धर्म में इतनी ज्यादा अति की बात नहीं होती है। तो जो नीचे वाले 2 कथन है, 2 और 3, वो दोनों कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाता है इसके अंदर वो हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर लोगों को आता होगा कि नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं। ठीक है, तो यहां पर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, और आपने अब तक सोच भी लिया होगा कि ये तीनों भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं।
ठीक है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं ये तीनों। ठीक है, इसी वास्तुकला के जरिए भारत में मंदिर निर्माण होता आया है प्राचीन काल से। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो नागर शैली है वो तो आपके उत्तर भारत में प्रचलित रही है। ठीक है, वेसर जो शैली है वो लगभग मध्य भारत में प्रचलित रही है, और जो द्रविड़ शैली के मंदिर बनते रहे हैं वो दक्षिण भारत में बनते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, खासतौर पे दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है, आपको यहां पर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में यहां पर बात करनी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना आंसर जो है वो मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर इसका जो आंसर है वो है बी। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, वही बात दोस्तों, भगवान बुद्ध इसमें प्रलोभनों से बचने की बात करते हैं। ठीक है, जो तृष्णा जो दुख का कारण बताया गया है ना, तो तृष्णा या प्रलोभनों से बचने की बात करते हैं, और कहते हैं कि धरती जो है वो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसकी साक्षी है। ठीक है, धरती जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की साक्षी है। संसारिक आकर्षणों से हमें बचना चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना वो अपनानी चाहिए। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर इसका मतलब। ठीक है, बाकी सारी चीजें, ये मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात जो है, प्रलोभनों के बावजूद, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्य दोस्तों, आप वैदिक काल की बात यहां पर हम कर रहे हैं, एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? अब यहां पर दोस्तों हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर, है ना। उस वक्त केवल एक सनातन धर्म था। ठीक है, सनातन धर्म था या एक वैदिक धर्म था जिसे हम कह सकते हैं, है ना। अब वैदिक धर्म में प्रमुखतः क्या क्या होता था आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। कोई बहुत ज्यादा कोई मूर्ति पूजा का प्रचलन इस दौर में नहीं हुआ था, है ना। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, और जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, ऋग्वैदिक आर्य खासतौर पर हम अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यही है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाता है। आगे, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, अब ये भी दोस्तों कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो मुझे आंसर मिला है मैं काफी हद तक सेटिस्फाई हूं उससे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सोच लिया होगा, निम्नलिखित कूटों के आधार पर, यहां पर दिया हुआ है कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी श्रेणी जो संगठन था, श्रेणी के बारे में जो सही कथन यहां पर दिए गए हैं, यानी जो श्रेणी की सही व्याख्या करते हैं वो कौन से कथन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसका आंसर है सी, 2 और 3। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है, यानी कि एक जो श्रेणी थी दोस्तों, ये वो व्यापारियों का एक संगठन होती थी। ठीक है, व्यापारियों का एक संगठन होती थी, सभी व्यापारी मिलकर एक गिल्ड होती थी एक प्रकार से। ठीक है, व्यापारियों का गिल्ड होती थी, तो उसमें मिलकर अपना एक संगठन बना लेते थे, तो श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी वेतन तय करती थी, काम करने के नियमों को, मानकों को, कीमतों को, तमाम चीजों को तय करती थी। ठीक है, आगे, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, यह भी सही है कि अगर कोई व्यापारी कोई गलत काम करता हुआ पाया गया या कोई कर्मचारी कोई गलत काम करता हुआ पाया गया तो श्रेणी अपने नियमों के अनुसार उनको दंडित करती थी। ठीक है, यानी कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये दोनों कथन तो दोस्तों श्रेणी के संबंध में एकदम सही है। अब दोस्तों जो पहला कथन है ना, पहला कथन जो है ये प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। तो दोस्तों ये हर जगह पर नहीं होता था, हर जगह पर ये पंजीकृत नहीं होती थी, और हर जगह पर राजा को इसका प्रमुख भी नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये कथन श्रेणी के अगर हिसाब से देखें तो कहीं कहीं पर श्रेणी में ये था
की श्रेणी पंजीकृत होती थी और राजा उनका प्रमुख होता था प्रशासनिक तौर पर, लेकिन ये हर जगह पर नहीं था। लेकिन ये जो बाकी के जो दोनों कथन हैं 2 और 3, ये बिल्कुल श्रेणी के बारे में सही साबित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी है, और ज्यादातर जगहों पर मुझे इसका सी आंसर ही मिला है। एक आध जगह पर मुझे इसका आंसर ये मिल गया है डी, जिसमें 1, 2 और 3 दोनों ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन असल में ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने काफी किताबें भी देखी हैं, तो सही आंसर सी है, 2 और 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खैर आगे बढ़ लिए, और आज का दोस्तों ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। तो 4 लेसन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 2011-12 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं, यानी कि 2001 से शुरू करते हुए दोस्तों अभी हम 2012 तक के प्रश्नोत्तर देख चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास के। ठीक है, तो आगे कितना बच गया, 2013 से लेकर 2018 के क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो भी हम जल्दी देख लेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो लगातार हमारा ये कोर्स चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी फायदा मिलेगा इससे, खासतौर पर रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये कोर्स। धन्यवाद दोस्तों।